दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास का भाग 3। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी और रेलवे आदि के मध्यकालीन भारत के इतिहास खंड के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। हम मुगल काल कंटिन्यू कर रहे थे। अब आइए देखते हैं आज शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे आगे। दोस्तों शाहजहां से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कांधार था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कांधार निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में से एक मित्र शासक को लाना शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, वो पंडित थे कविंद्राचार्य। दोस्तों कलीम, काशी, कुदसी और मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था, तो राजकवि जो शाहजहां के शासनकाल में था वो था कलीम। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए दोस्तों, ताजमहल जो है उसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था वो शाहजहां था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो शाहजहां ने जो है साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आइए सुमेलित करने वाला प्रश्न है एक देखते हैं, स्मारक और उनके निर्माता। तो अलाई दरवाज़ा नाम से स्पष्ट है, अलाई अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण करवाया है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वो शाहजहां है। और शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? दारा सिकोह को। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो सिर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कुछ विकल्प हैं। अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन और शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये दारा सिकोह था। वीए स्मिथ, जेएन सरकार और एएल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसे शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो एएल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां से संबंधित प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? याद रखिएगा, मीर जुमला। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरे को शाहजहां को उपहार में दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, तो शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था। और दारा सिकोह, मुराद बख्त, शाह शुजा और औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, तो दोस्तों ये औरंगजेब था। औरंगजेब अधिकांश समय तक शाहजहां के शासनकाल में ये अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। अब आइए औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो दोस्तों ये तो सत्य है, लेकिन
आर असत्य है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र औरंगजेब नहीं था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये औरंगजेब था। धर्मट का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धर्मट मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये सुलेमान सिकोह था। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो वो अकबर था। दोस्तों औरंगजेब का वह पुत्र जिसने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी, वो अकबर था। और अकबर वो नहीं जबकि ये औरंगजेब का पुत्र था। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी, तो वो मुगल सेनापति जय सिंह था। और वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब के बीजापुर के विजय कब की थी? तो औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वे बीजापुर और गोलकुंडा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बीजापुर और गोलकुंडा की विजय औरंगजेब ने की थी। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, वो औरंगजेब था। और मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, औरंगजेब। और जजिया किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया। और ये देखिए औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लामी जो है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। और इसे जो बीबी का मकबरा है इसे ताजमहल का बेकार नमूना कहा जाता है। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो वो रबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो ये मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने जहां आरा को दी थी। और संत रामदास को संबंधित किया जाता है, तो संत रामदास जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। अब आइए देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मुगल कालीन प्रशासन जो था उससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो ये मीर बख्शी होता था। और मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था दोस्तों? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण ये मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य होता था। बर्नियर, करेरी, मनुची और टैवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? लोक आचरण को जो है जांचने परखने वाला अधिकारी, उसको मुहतसिब कहा जाता था। मध्यकाल भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही क्या है? तो दोस्तों इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न है, मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भू राजस्व का। और मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो जहांगीर था। और मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से इसका अभिप्राय है, मदद ए मास। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। दोस्तों कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी मनसबदार जो होते थे पदाधिकारी सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। और
जो बी ऑप्शन है वो है, मुगल काल के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। तो दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भोज, सिद्धराज, जयसिंह, जैनुलाब्दीन और अकबर में से वह जिसे राम सीता की आकृतियों को रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के बनाए थे, तो वो अकबर था। और मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो इसे डाम कहा जाता था। और मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था, लगान निर्धारण का तरीका बटाई कहा जाता था। आइए देखते हैं मुगलकालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मुगल चित्रकला के विषय में सही कथन क्या है, तो ये युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण मुगल चित्रकला में बहुतायत से पाया जाता है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा तथा काली घाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है, तो दोस्तों काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का जो है प्रभाव नहीं है। दास्ताने अमीर हमजा, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल समद द्वारा। और जहांगीर के चित्रकार यानी प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन थे, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिया, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन, ये प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। मुगल चित्रकला की उन्नति कब हुई, तो जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये दोस्तों चित्रकला की विभिन्न शैली को प्रदर्शित करते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। दोस्तों किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए जानी जाती है, तो ये चित्रकला के लिए जानी जाती है। और यह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब को दक्षता थी, वो बीड़ा था। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है, तो राग भैरवी और राग तोड़ी प्रातःकाल में गाए जाते हैं। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे, तो ये 5 संगीत अर्चना केंद्र जो है वो स्वामी हरिदास के अनुयायियों द्वारा स्थापित किए गए थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन थे, तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों तानसेन का मकबरा आगरा में स्थित है। और तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर तथा शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसे लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो वो अकबर था। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। मुगलकालीन साहित्य भी दोस्तों समृद्ध है। आइए देखते हैं मुगलकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, तो गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं की जो जीवनी है हुमायूंनामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो दोस्तों मदरसा ए बेगम जो है उसकी स्थापना माहम अनगा द्वारा की गई थी। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ताजुल माली। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली द्वारा किया गया था। ये देखिए सुमेलन करना है, हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वादमीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन, आलमगीर नामा और भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण और इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमद खान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो हिंदी साहित्य में जो रहीम है इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण इसके विकास में योगदान दिया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे।
शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। इनायत खां शाहजहांनामा के लेखक हैं। आइए सुमेलन करने हैं। बाबर तुझके बाबरी, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अब्बास खां सरवानी तारीख़ शेरशाही और निजामुद्दीन अहमद तकबाते अकबरी। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का हिंदी अनुवाद जो है वो उर्दू अनुवाद है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया गया था। मुगल काल में दरबारी और अदालती भाषा क्या थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। नस्तालीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, उसे नस्तालीक कहा जाता था। कब हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? तो वो राजा सावंत सिंह थे। और महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की है? तो केशव ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया की रचना की है। अब आइए देखते हैं मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्न। जहांगीर जो है दोस्तों उसके शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के समय में विलियम फिंच, शाहजहां के समय में टेवेर्नियर और औरंगजेब के समय में मनुची मुगल दरबार में आया था। हॉकिंस का शासनकाल 1608 से 1611 है। टॉमस रो का 1615 से 1619, मनुची का 1653 से 1708 है और राल्फ फिश का कार्यकाल 1585 से 1586 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये देखिए सही कालानुक्रम है जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह द्वितीय। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। पहले चंगेज खां, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह और अंत में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। सत्य कथन क्या है दोस्तों? तो सत्य कथन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, जो है वो सन और उनसे घटनाओं से संबंधित मिलान कराना है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई आप जानते हैं 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। सही सुमेलन करना है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। 1556 अकबर का राज्यारोहण। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 शिवाजी का देहांत और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और असीरगढ़ का युद्ध दोस्तों 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। अता अली खां किसका नाम था? तो अता अली खां तानसेन का नाम था। अब आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इक्ता ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा चलाया गया। जागीर जो है वो मुगल शासन द्वारा। अमरम ये विजयनगर शासन में प्रचलित था और मोकासा जो है मराठों द्वारा चलाया गया था। बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार किसे कहा जाता था? तो सूरत गुजरात में है सूरत, इसको बाबुल मक्का कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? तो ये पारसियों से लिया था। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, तो न्याय शास्त्र की पढ़ाई में लखनऊ में विशिष्टता हासिल की थी।
कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। तो ये जो हैं हमारी महिला शासिकाएं, उनका क्रम है पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। सही सुमेलन करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। बाबर ने जमी मस्जिद संभल का निर्माण कराया था। हुमायूं, दीन पनाह और अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और कुतुब मीनार इल्तुतमिश के समय बना था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल काल में हुए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो ये है खानवा युद्ध पहले हुआ, फिर घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध बाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल से संबंधित जो है वो है अलाई दरवाज़ा दिल्ली। तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल काल में मौलिम क्या होता था? तो दोस्तों मौलिम जो होता था वो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी होता था, जिसे कि मौलिम कहा जाता था। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे क्या थे? तो बंजारे भारतीय इतिहास में व्यापारी होते थे। अब आइए देखते हैं सिख संप्रदाय या सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु रामदास द्वारा। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी वो गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, कर्पूर सिंह दल खालसा का प्रारंभ और गुरु अमरदास इन्हें मंजी कहा जाता था। दोस्तों वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो ये गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। और हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है, तो वो हेमकुंड में स्थित है। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोबिंद सिंह, और वह जिसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो ये दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह की समाधि है। गुरु गोबिंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, यानी सिखों को पूर्ण रूप से उन्होंने लड़ाकू बनाया था। खालसा पंथ का प्रारंभ हुआ था, तो 300 साल पहले खालसा पंथ का प्रारंभ हुआ था। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोबिंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों ये गुरु गोबिंद सिंह थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लच्छन देव था और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं मराठा राज्य और संघ खंड से। तो मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, ये मराठों के उत्कर्ष के कारण थे। दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को कहाँ हराया था? तो सालाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खां को। और शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में जिस समय नगर में कैद थे वह कहाँ है? तो वो आगरा में कैद थे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। और शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ पे थी? तो ये मराठा साम्राज्य में जो है अष्ट प्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था? वो सैन्य प्रशासन से संबंधित होता था। शिवाजी के अष्ट प्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो दोस्तों विदेशी मामलों को देखरेख करने वाला जो मंत्री होता था उसे सुमंत कहा जाता था। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद जिसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, तो वो शिवाजी के राज्य प्रबंध में अष्ट प्रधान परिषद सहायता करती थी।
अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ए सही है किंतु आर गलत है। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर किसने बनवाया? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम क्या है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और माधवराव। अगला प्रश्न सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? तो सही कालानुक्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई और रुक्मिणीबाई मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया तो वो ताराबाई थी। सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरजमी प्रथा। अगला प्रश्न है जो मराठा राज्य और संघ से, वो है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। वो कौन था? तो वो काशीराज पंडित था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। इसीलिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत के आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो दोस्तों जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगान शासक था। तो इसलिए सही उत्तर होगा अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है गुलाम कादिर रूहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां तथा हफीज रहमत खां में से वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान था और मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मराठों के विलेखों में जो है वो मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल के समय से पूर्व अंत का कारण क्या था? तो एक युद्ध में ये अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह तथा फर्रुखसियर में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी वो फर्रुखसियर था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये मोहम्मद शाह था दोस्तों, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था और वह शासक जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तो ये मोहम्मद शाह था, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 माना जाता है। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो वो मोहम्मद शाह था और वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था वो शाह आलम द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अवध का प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? तो दोस्तों अवध का जो प्रथम नवाब था वो सआदत खां था। सआदत खां जो था वो अवध का प्रथम नवाब है। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां जो था वो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है वह जिसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने जो है वो दिल्ली में खगोली वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई थी क्योंकि जय सिंह को ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में बहुत अधिक रुचि और ज्ञान था।
अगला प्रश्न, और इस वीडियो और इस सीरीज यानी जो भारतीय इतिहास सीरीज है जीएस पॉइंटर सीरीज के प्राचीन, आधुनिक और जो मध्यकालीन भारत है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत सीरीज आज कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमने आधुनिक भारत को कवर किया, फिर प्राचीन भारत को, और लास्ट में ये मध्यकालीन भारत है। और मध्यकालीन भारत का जो तीसरा पार्ट है और ये अंतिम भाग भी है, इसका अंतिम प्रश्न है 1773 ईस्वी में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे। तो दोस्तों जिज मुहम्मद शाही जो पुस्तक है उसके लेखक जयपुर के सवाई जय सिंह थे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।